बरगी हादसा, 9 लाशें मिल चुकी, 4 लापता, हर कोई गमगीन है। लेकिन हादसे की हकीकत यह भी कि कुछ मार्मिक पोस्ट, सरकार का कुछ दिखावटी एक्शन, कुछ कहानियां और धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। आने वाला वक्त कभी हमसे ये सवाल करेगा कि आखिर उस हादसे से सबक क्या लिया, तो हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यही होता आया है। क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते। जी हाँ, इस हादसे से जुड़े 5 सवाल मेरे जहन में हैं। ये आपके भी जहन में होना चाहिए। उन तमाम सवालों को आपको बार बार दोहराना है और पूछना उन हुक्मरानों से कि अगर इनके 5 जवाब आपके पास होते तो शायद यह हादसा कभी ना होता। जी हाँ, आप गौर से एक सवाल को सुनिएगा, आपको महसूस हो जाएगा कि हमारा सिस्टम कहाँ लाचार हुआ, कहाँ किसकी जिम्मेदारी थी, कहाँ किसकी लापरवाही थी। यह जो जाने गई वो क्यों गई, और ये जाने कैसे बचाई जा सकती थी। पहला सवाल तो जिंदगी को बचाने वाली उसी जैकेट से जुड़ता है, और उसमें भी वो सबसे बड़ी बात जो मेरे जहन में उभरी उस मार्मिक दृश्य को देखने के बाद, जिसमें एक माँ ने अपनी जान जाते हुए भी अपने जिगर के टुकड़े को अपने कलेजे से यूं लगाए रखा। ये ममता की सबसे बड़ी पराकाष्ठा थी। वहां पर एक बात जहन में आई कि माँ ने जैकेट, लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जब बच्चे को लगा कर रखा, हो सकता है कि यही वजह हो दोनों की जान जाने की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या बच्चे के नाप की लाइफ जैकेट मौजूद थी? बिल्कुल नहीं, वहां किसी तस्वीर में नजर नहीं आता। तस्वीर तो छोड़िए, आप भी गए होंगे कई जगहों पर, ऐसी तमाम जगहों पर लाइफ जैकेट जिसका पहला बुनियादी प्रिंसिपल यह है कि वो आपके शरीर के हिसाब से फिट होनी चाहिए, शरीर से जकड़ी हुई होनी चाहिए, सारे लॉक बराबर लगे हुए होने चाहिए, तब जाकर वो जान बचा सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि सरकार इस तरह की खरीदी भी करती हो कि बच्चे के नाप की लाइफ जैकेट अलग से हो। कल्पना कीजिए अगर बच्चे के नाप की लाइफ जैकेट अगर उस वक्त बच्चा पहना हुआ होता, तो आप देखते नहीं, अगर बच्चे लाइफ जैकेट पहने हो, आप उन्हें कैसे भी पानी में छोड़ दीजिए, किसी सूरत में वो डूब नहीं सकते। माँ बेटे दोनों की जान बच जाती, बाकियों का तो कहना ही क्या। ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए सबूत है कि क्रूज पर चढ़ने वक्त जब क्रूज में सवार हो चुके थे, जो कि कंपलसरी होनी चाहिए लाइफ जैकेट सभी यात्रियों के लिए, किसी ने नहीं पहनी थी। और आखिरकार में जब मौत मुहाने पे खड़ी थी, तब पर्चों की तरह लाइफ जैकेट बांटी जा रही थी। तब यह बताया भी नहीं गया इसे कैसे लगाया जाए, समय ही कितना होगा। आखिरकार क्या हुआ? 9 लाशें मिल चुकी हैं, गिनते रहिए लाशें। 4 लापता हैं, वो भी मिल जाएंगे, लेकिन वो भी कैसे मिलेंगे ये आप भी जानते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी में जाने के लिए, पर्यटन के लिहाज से, किसी भी लिहाज से, उसे सबसे पहले नज़रअंदाज किया गया। अगर और दूसरा, बच्चों के साइज की लाइफ जैकेट उपलब्ध ही नहीं थी। यह सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। तो क्या ये सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए? बार बार पूछा जाना चाहिए, बार बार दोहराया जाना चाहिए। उससे बड़ा सवाल, दूसरा सवाल मेरे जहन में उठा कि रेस्क्यू दल, जी हाँ, रेस्क्यू दल वहाँ पर चूंकि सरकार संचालित कर रही थी, वहाँ पर क्रूज में लोग सवार होकर बांध बरगी डैम में जा रहे थे, बैक वाटर में जा रहे थे, गहरा पानी है, वहाँ पर रेस्क्यू दल क्यों नहीं मौजूद था? रेस्क्यू दल इतनी दूर क्यों मौजूद था? जिसे तनख्वाह दी जाती है इस बात की, वो रेस्क्यू दल 2 घंटे की देरी से पहुंचा। कहा तो ये भी जा रहा है कि पहले जिस गाड़ी में बैठा वो गाड़ी खराब हो गई, फिर अपना साजो सामान दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया। ऐसी स्थिति में हम देखते नहीं कि जहां पर विदेशों में बीच पर कोस्ट गार्ड होते हैं कि इस तरह के किसी भी हादसे से निपटने के लिए तुरंत जहां पर बचाव दल, गोताखोर मौजूद होने चाहिए थे, वो थे क्यों नहीं? 2 घंटे की देरी से पानी इतना वक्त देता है किसी को ये कि रेस्क्यू दल 2 घंटे की देरी से पहुंचा। जो मौजूदा स्थिति में जो लोग बचे हुए हैं वो किसी रेस्क्यू दल के मिशन की वजह से नहीं, बल्कि वो स्थानीय जो मौजूद थे, किसान, कर्मचारी, मजदूर, जो भी मौजूद था, उसके जो भी प्रयास थे, जैसे भी प्रयास थे, लेकिन उन्होंने वहाँ जो जिंदगियाँ बची हैं उसमें उन्होंने भूमिका निभाई। तो रेस्क्यू दल को वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए था, जिसे तनख्वाह दी जाती है इस बात की। मौसम का तीसरा बड़ा सवाल, हमने तो मान ही लिया है
हमने छोड़िए सरकार चूंकि संचालित कर रही थी, क्या सरकार ने भी मान लिया है कि मौसम विभाग कभी कुछ कहेगा तो सच होगा ही नहीं? तभी तो मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट था, इसके बावजूद भी क्रूज संचालित किया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि लहरें उठ रही थी, तब कुछ यात्रियों ने कहा कि वापस किनारे की तरफ ले चलो, लेकिन उसके बावजूद क्रूज का पायलट उसे और लहरों की तरफ लेकर गया। नतीजा हम लाशें गिनना बाकी रह जाता है। बड़ा सवाल यह है कि इस तरह जहाँ भी संचालन होता है वहाँ पर क्या मौसम, चूँकि हमारे सेटेलाइट के ज़रिए अब हमें सटीक जानकारी मिलती है, तो मौसम विभाग के किसी भी अलर्ट को गंभीरता से नहीं लेना क्या एक तरीके की आपराधिक लापरवाही नहीं है? क्रिमिनल निग्लिजेंस जिसे कहा जाता है। चौथा सवाल मेरे जहन में है, 20 साल पुराना ये जहाज, डीजल का जहाज चलने वाला, आप सोच लीजिए सरकार बड़े शहरों में 15 साल की तो गाइडलाइन लेकर आ गई कि डीजल गाड़ी 15 साल से सड़क पर नहीं चलेगी, लेकिन पानी में 20 साल पुराना डीजल से चलने वाला वो जहाज, वो क्रूज जो है वो जाएगा, यात्रियों को बिठाकर उनकी जान से खिलवाड़ करेगा। और उसके बाद भी तब जबकि एनजीटी ने इस पर रोक लगा रखी है, इसके बावजूद सरकार कहाँ इसे मानने वाली। और बलिहारी जाऊं मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री की, जिन्हें तो इस बारे में पता भी नहीं कि इस तरह से डीजल से चलने वाले किसी भी तरह की नाव, क्रूज को पानी में, नर्मदा के पानी में चलाना एनजीटी की तरफ से मना है। तो ये क्या सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए? इस सवाल को बार बार दोहराया जाना चाहिए। और आखिरी सवाल, जब एक्शन की बारी आती है तो कहा गया कि बहुत तगड़ा एक्शन लिया, पायलट, हेल्पर, टिकट काउंटर प्रभारी को हटाना कोई एक्शन होता है? ये सारी लापरवाही, इन शुरुआती 4 सवालों को अगर आप गौर करें तो ये सारी लापरवाही क्रिमिनल निग्लिजेंस के तौर पे आती है। ये आपराधिक तौर पर जो लापरवाही बरती गई एक अपराध की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में क्या वैसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो पर्यटकों की जान चली गई जिस मसले के ऊपर? और उससे बड़ी बात तो ये, जरा सी भी नैतिकता रत्ती भर भी अगर बाकी हो तो क्या मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए?